मधु एक दिन जब गुस्से से माया बुआ से बदतमीजी से बात कर रही थी, तब रुद्र ने यह बात सुन ली तो वो अपना आवा खो बैठा और गुस्से में मधु को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। बात यहीं नहीं रुकी। जब मधु की माँ और उसकी बड़ी बहन जानवी को ये सब पता चला तो वो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में मधु को उसके ससुराल से मायके ले आई। घर पहुंचते ही दरवाजे पर खड़े मधु के पिता सुभाष जी, जिन्हें अब तक इन सब घटनाओं से अनजान थे, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मधु को अचानक सामने देखकर चौंक गए। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे मधु बेटा, ये क्या अचानक आ गई? कोई सरप्राइज देने का प्लान था क्या? और ये तुम्हारी माँ और दीदी तुम्हें कहाँ से मिल गयी? सुभाष जी की बातें सुनते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सुभाष जी घबराते हुए बोले, अरे बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ, मुझे भी बताओ या रोती रहोगी? ये सुनकर मधु की माँ गंभीर स्वर में बोली, ये क्या बात आएगी, मैं बता रही हूँ। वह पूरी घटना विस्तार से बताई तो सुभाष जी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम दोनों इतनी सी बात पर मधु को उसके ससुराल से ले आई, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसका आगे क्या होगा, इसकी जिंदगी और इसके भविष्य, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये सुनकर मधु की बड़ी बहन जानवी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, हम इसका तलाक करवाएंगे, लेकिन अब उस घर में इसे वापस नहीं भेजेंगे। आज वे लोग थप्पड़ मारे हैं, कल इसको जान से भी मार सकते हैं। ये सुनते ही मधु हैरानी से जानवी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, तलाक क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात है। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि जानवी तेज आवाज में उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली, तू चुप रह मधु, तू अभी छोटी है, तुझे कुछ नहीं पता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ जो ऊपर से शरीफ दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। ये सुनकर मधु चुप हो गई, लेकिन इतना सुनते ही अब तक शांत खड़े सुभाष जी भौवें चढ़ाते हुए कड़कते स्वर में बोले, बस कर जानवी, अब बहुत हो गया। गलती तुम्हारी और तुम्हारी माँ की है। दिन रात फोन पर मधु से चिपकी रहती हो। कभी सोचा है कि इसका भी घर है, वहाँ भी लोग रहते हैं, हर समय तुमसे बात करेगी तो घर पे ध्यान कैसे देगी? और क्या जरूरत है तुम दोनों को मधु के घर की हर बात बताने की? कुछ बातें घर के भीतर ही सुलझ जाती है। थोड़ा रुककर सुभाष जी ने आगे बोला, और रही बात तलाक की, क्या तुम दोनों ने सोचा है कि तलाक के बाद इसका क्या होगा? क्या तुम दोनों मधु को सारी उम्र उसके साथ रख सकोगी? उसका पूरा जीवन क्या यूं ही चलेगा? इतनी बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई नजर झुकाए खड़ा था। सुभाष जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर जिंदगी भर पछतावा बन जाता है। शादी और तलाक कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होते हैं। ये जिम्मेदारियां होती हैं दो परिवारों को जोड़ने और निभाने की। उन्होंने मधु की माँ और जानवी की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, और हाँ, बेटी की शादी के बाद बार बार उसके ससुराल के मामले में दखल देना ये भी ठीक नहीं होता है। बेटियों को अपने रिश्तों को निभाने देना चाहिए, ना कि हर छोटी बात पर दरार डालनी चाहिए। ये सुनकर मधु की आंखें भर आईं। फिर सुभाष जी जानवी की ओर तीखी नजर डालते हुए गुस्से में बोले, और तू जानवी, तुझसे तो अपना ही घर की जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं जाती। अब तू अपनी बहन के घर में दखल दे रही है। तेरे ससुराल में क्या क्या होता है ये कौन नहीं जानता, लेकिन तू हर बार अपने घर की बातें छुपा लेती है। और अब जब मधु के घर में जरा सी बहस हुई तो तू दौड़ पड़ी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तेरे ससुराल में भी क्या कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए? तब तूने तलाक क्यों नहीं मांगा? तेरी सास से तो कभी बनी ही नहीं। आए दिन सबसे बहस होती रहती है, इसी वजह से तो उनसे अलग रह रही है। और तेरा पति जब यहाँ आता है तेरी ही शिकायत करता है। फिर तू किस हक से मधु को उसके ससुराल के खिलाफ भड़का रही है? पहले तू अपने घर को संभाल, फिर दूसरों के घर में झांकने की सोचना। ये सुनते ही जानवी और उसकी माँ दोनों सर में से नजरें झुका लेती हैं और पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सुभाषी ने आगे गंभीर स्वर में कहा, जैसे तुम दोनों ने मधु को खींचकर उसके ससुराल से लाई हो, वैसे ही उसका सामान उठाओ और उसे वापस उसके ससुराल छोड़ आओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? जाने से पहले सुभाषी ने मधु को समझाते हुए कहा, बेटी, घर में जो भी बहस या तकरार हो उसे घर की चार दीवारी के भीतर ही रखना चाहिए। जब तक मामला बहुत गंभीर ना हो तब तक बाहर किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है। आजकल लोग दूसरों के घर की परेशानियों को मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में हर रोज कहासुनी होती हो। सुभाष जी की बातें सुनकर सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। जानवी और उसकी माँ चुपचाप सिर झुकाए मधु को लेकर बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से सुभाष जी की आवाज आई, रुको, मैं भी चलता हूँ, नहीं तो तुम दोनों फिर कुछ न कुछ बिगाड़ ही दोगी।
तीनों लोग साथ में मधु को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही सुभाष जी ने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में मंजुला देवी ने दरवाजा खोला। सामने सुभाष जी को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, अरे समधी जी, आप आइए, अंदर आइए। सभी लोग अंदर आकर बैठ गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुभाष जी ने हाथ जोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, समधन जी, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो कृपया उसे माफ कीजिए। वह अभी नई है, समझदारी धीरे धीरे ही आती है। उसकी बातों में विनम्रता भी थी और एक पिता का दर्द भी। ये सुनकर मंजुला देवी ने कुछ क्षण चुप रही, फिर उनकी आंखों में भी नमी आ गई। मंजुला देवी ने नम्रता से जवाब दिया, अरे समधी जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मेरे बेटे रुद्र ने बहू पर हाथ उठाया। ये किसी भी हालत में सही नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, गलती मधु की भी थी। अब आप ही बताइए, माया बुआ बुजुर्ग हैं, अगर कोई इसे बदतमीजी से बात करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? उम्र का भी तो कोई लिहाज करना चाहिए। लेकिन इतना सब होते हुए भी क्या इतनी सी बात पर समधन जी और जानवी का मधु को ससुराल से मायके ले जाना सही था? ये सुनकर मधु की मां शर्म से नजरें झुकाते हुए बोली, समधन जी, गुस्से में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। कृपया हमें माफ कीजिए। माहौल थोड़ा शांत हुआ और तब मंजुला देवी ने मधु की ओर स्नेह से देखते हुए कहा, बहू, तुम्हारे पापा बहुत दिनों बाद हमारे घर आए, जाओ सबके लिए नाश्ता बनाकर लाओ। मधु मुस्कुराते हुए रसोई में गई और सबके लिए बड़े प्यार से नाश्ता तैयार करने लगी। उसने एक एक करके सभी लोगों को नाश्ता परोसा। घर का माहौल अब धीरे धीरे सहज हो रहा था। नाश्ता करने के बाद जब सुभाष जी घर लौटने लगे तो उन्होंने माया बुआ के सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, बहन जी, मेरी बेटी से जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। और फिर मधु की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में बोले, बेटा याद रखो, बेटी का असली घर मायका नहीं ससुराल होता है। किसी के कहने में आकर कभी कोई गलत फैसला मत लेना। और हाँ, अपने ससुराल की बातों घर से बाहर ले जाने से बचना, क्योंकि लोग रिश्ते जोड़ने से ज्यादा रिश्ते तोड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। और मायका खासकर माँ और बहनों को तो ऐसी बातों में बिल्कुल ना बताना, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बेटी के ससुराल में दरार डालने का सबसे बड़ा कारण माँ और बहनें ही होती हैं। ये कहकर तीनों लोग घर जाने लगे। मधु ने आंखों में दृढ़ता और दिल में शांति लिए अपने पिता को विदा किया और एक नई सोच के साथ अपने ससुराल को सहेजने में लग गई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों की समझ और धैर्य से बनता है। दोस्तों, कभी भी मायके में छोटी छोटी बातों को लेकर ससुराल की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहू तो कुछ ही दिनों में मायके में संभल जाती है, लेकिन मायके वालों के दिल और दिमाग में ससुराल वालों के लिए नफरत गहराई तक घर कर जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मधु ने अपने मायके वालों को शिकायत करके सही किया? क्या मधु की माँ और उसकी बड़ी बहन जानवी ने उसके मायके से ले जाकर सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।